18 साल की उम्र में मैंने सड़क किनारे एक ऐसी छोटी बदमाश लड़की को उठाया था जिसे कोई नहीं चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कभी उसके दिल को गर्म नहीं कर पाया। फिर बाद में उसका पहला प्यार वापस आया तब मुझे पता चला कि उसके अंदर भी एक नरम और कोमल रूप है। बस वो इंसान मैं नहीं था। जिस दिन मैंने उसे छोड़ा मैंने एक झूठ बोला। मैंने कहा था बस अभी आया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। 7 साल बाद फिल्म सेट पर हमारी दोबारा मुलाकात हुई। अब वह फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी और उसने मुझे फिर से पकड़ लिया। तुमने कहा था अभी आते हो, आखिर गए कहाँ थे? मैं इतना घबरा गया था कि हथेलियां पसीने से भर गई थीं। नई बनी फिल्म क्वीन बाई निंगबिंग मुझसे सिर्फ 5 मीटर पीछे खड़ी थी। अगर मैं मुड़ता तो सीधे उससे टकरा जाता। बाय मैडम, अगले सीन में आपका अपने एक्स से दोबारा मिलना है। आपको लगाव और बिछड़ने का एहसास दिखाना होगा। बाई निंगबिंग हल्के से हंसी। लगाव? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। एक्स बॉयफ्रेंड ही तो है, अब क्या लगाव? उसकी आवाज अब भी पहले जैसी ठंडी और शांत थी। 18 साल की उम्र में भी वह इसी आवाज में कभी धीरे तो कभी गुस्से से मुझे शाओ यू कहकर बुलाती थी। पीछे बातचीत जारी थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने आगे क्या कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन बाई निंगबिंग की दूर और ठंडी आवाज साफ मेरे कानों में पड़ी। मुझे तो अपने एक्स की शक्ल भी याद नहीं। मुझे पुराने रिश्तों में वापस जाने का कोई शौक नहीं, और मैं वो पुराना रिश्ता भी उससे दोबारा पहचान करवाने का इरादा नहीं रखता था। शूट खत्म होते ही सब अपने अपने रास्ते चले जाते। मैं यही सोच रहा था कि तभी एक सहकर्मी अचानक जोर से चिल्लाया, शाओ यू, प्रॉप्स मिल गए क्या? पीछे अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने जल्दी से सामान उठाया और भाग गया। बाई निंगबिंग मेरे पीछे नहीं आई। शायद उसने सुना नहीं, या शायद सुन लिया, मगर उसे फर्क नहीं पड़ा। स्टूडियो से बाहर निकलकर मैंने सहकर्मी से कहा, अगली बार मुझे शाओ फांग कहना, शाओ यू मत कहना। क्यों? शाओ यू तो अच्छा नाम है। शाओ फांग ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। वो हंस पड़ा और मेरे बहाने पर यकीन कर लिया। ये मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद पहला प्रोजेक्ट था। टीम में शामिल होने से पहले ही मुझे पता था कि फिल्म की हीरोइन बाई निंगबिंग है। वो अमीर स्टार परिवार की बेटी थी। आधे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के संसाधन उसके पास थे, ऊपर से उसकी एक्टिंग भी कमाल की थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था, और दुर्भाग्य से मैं उसका पहला प्यार था। मैंने आने से पहले बहुत सोचा था, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए आखिरकार आ गया। मैंने मन ही मन कसम खाई थी, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, वरना मेरा करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था। मैंने चिट्ठी में लिखा था, मुझे पहले से पता था कि तुम अमीर स्टार परिवार से हो। मैं बस तुम्हारे परिवार की खबरें निकालना चाहता था। मुझे तुम्हारे जैसी बदमाश लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो नरम औरतें पसंद हैं। आगे से मुझसे मत मिलना। शब्द जितने बेपरवाह थे, मैं जाते वक्त उतना ही टूटा हुआ था। मुझे नहीं पता बाई निंगबिंग ने वो चिट्ठी पढ़कर क्या महसूस किया होगा, लेकिन वो छोटी छोटी बात का बदला लेने वाली इंसान थी। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो शायद मेरा करियर हमेशा के लिए खत्म कर देती। बाई निंगबिंग असल जिंदगी में टीवी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी जेनेटिक्स ही कमाल है। अरे उसके माँ बाप कौन हैं ये भी तो सोचो। दोनों कभी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। साधारण कैसे दिखेगी? मैं लगभग खांस पड़ा। लोग कहते थे बाई निंगबिंग स्कूल की सबसे सुंदर लड़की रही होगी, लेकिन ये पूरी तरह गलत था। वो सिर्फ स्कूल की सुंदर लड़की नहीं थी, बल्कि ऐसी लड़की थी जिससे सब डरते थे। मैं आज तक उससे पहली मुलाकात नहीं भूल पाया। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे, लेकिन वो सड़क किनारे ऐसे बैठी थी जैसे मर चुकी हो। जब तक मैं उसके पास नहीं गया उसने सिर भी नहीं उठाया। उस वक्त उसकी आवाज बहुत रूखी थी, दफा हो जाओ। लेकिन मैं नहीं गया। मैंने बस उसकी तरफ छाता बढ़ा दिया। यही थी मेरी और बाई निंगबिंग की शुरुआत। मैंने सिर झटक कर यादों को दिमाग से निकाला। स्टूडियो बहुत शोरगुल वाला था। मैं सीढ़ियों के पास जाकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला मैंने देखा बाई निंगबिंग अंधेरे में खड़ी थी। वो ठंडी नजरों से मुझे देख रही थी, जैसे उस समय सीढ़ियों वाला वो कोना अंधेरा और शांत था। मैं सिर झुकाकर निकलने ही वाला था कि बाई निंगबिंग ने मुझे रोक लिया। क्या काम करते हो? डायरेक्टर का असिस्टेंट। अभी अभी ग्रेजुएट होकर डायरेक्टर झांग के साथ काम मिल गया। काफी काबिल हो। धन्यवाद। बाई मैडम, उम्र कितनी है? 25। वो हल्के से मुस्कुराई। हम दोनों एक ही उम्र के हैं, फिर भी तुम मुझे मैडम बुला रहे हो। बाकी सब भी आपको बाई मैडम कहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर तो 43 साल के हैं। फिर से बुलाओ। मैंने मजबूरी में कहा। बाई मैडम। अंधेरे में मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। बस ऐसा लगा जैसे उसके होंठ हल्के से उठे हों, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल ठंडी थी, बिना किसी भावना के। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी मन में थोड़ी उम्मीद थी, वो मुझे पहचान नहीं सकती। 7 साल पहले के मुकाबले मैं पूरी तरह बदल चुका था। पहले मैं कमजोर और दुबला पतला था, अब लोग मुझे छोटा मोटा हैंडसम लड़का कह देते थे। घर वाले रिश्तेदार तक मुझे पहचान नहीं पाए थे, तो अंधेरे में खड़ी बाई निंगबिंग कैसे पहचानती? बाई मैडम, आप ये आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। रुको, उसने फिर मुझे रोका। तुम्हारा नाम? फांगचेन। पहले कभी कोई और नाम इस्तेमाल किया? नहीं। बाई निंगबिंग कुछ देर चुप रही। मेरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। पहले मेरा नाम फांगचेन था, बाद में मैंने बदल कर फांग शाओ यू रख लिया था। उसने कभी मुझसे झूठ बोला था, अब मैं भी उससे एक बार झूठ बोल रहा था, हिसाब बराबर। हाई स्कूल की पहली गर्मियों में मेरी मुलाकात बाई निंगबिंग से हुई थी। उसने कहा था कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं, कोई परिवार नहीं, और मैंने उस पर विश्वास कर लिया। मुझे लगा वो भी मेरी तरह एक बेसहारा गरीब बच्ची है। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था। दोनों ने नई शादी कर ली, नए बच्चे हुए, और दोनों ने मुझे छोड़ दिया। मैं अपनी मौसी के घर के बेसमेंट में पला। बचपन से बहुत सीधा था, क्योंकि अगर आज्ञाकारी रहो तो कम से कम खाना मिल जाता है। मैं और बाई निंगबिंग बिल्कुल अलग थे। मैं शांत और शर्मीला था। पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। दूसरे साल हम दोनों एक
एक ही क्लास में आए। किसी को नहीं पता था उसका परिवार क्या करता है। यहाँ तक अफवाह थी कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। स्कूल में हम अजनबियों की तरह रहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रात होते ही वो मेरे बेसमेंट की खिड़की खटखटाती थी। मैं उसके लिए जमीन पर थोड़ी जगह खाली कर देता, वो वहीं सोती और सुबह मौसी के उठने से पहले चुपचाप चली जाती, जैसे कभी आई ही ना हो। बाई निंगबिंग अक्सर क्लास बंक करती थी और हमेशा घायल रहती थी। हर बार मैं ही उसकी चोटों पर दवा लगाता था। फांग शाओयू, थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? मुझे शाओयू कहो। ठीक है शाओयू, थोड़ा धीरे। शाओयू मेरा बचपन का नाम था। ये नाम मेरी दिवंगत नानी ने रखा था। फांग शाओयू से ज्यादा मुझे शाओयू कहलाना पसंद था, क्योंकि बाई निंगबिंग हमेशा मेरे घर आकर फर्श पर सोती थी, तो मुझे लगता था कि वो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक गलत फहमी पैदा हो गई। एक बार मैं किताब लाना भूल गया था और टीचर मुझे डांट रहे थे। तभी बाई निंगबिंग आखिरी बेंच से उठकर आगे आई और अपनी किताब मेरे डेस्क पर फेंक दी। मैं लड़का था, लेकिन देर से बड़ा हुआ था। कद छोटा था, इसीलिए दूसरे क्लास के लड़के मुझे तंग करते थे। जब मैं चुपचाप अपमान सहता रहता, तब बाई निंगबिंग मेरे आगे खड़ी हो जाती। ये मेरे संरक्षण में है। मुझे लगा था हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन बाद में समझ आया हम कभी एक जैसे थे ही नहीं। बाई निंगबिंग अमीर स्टार परिवार की बेटी थी। उसके घर में महंगी गाड़ियां और कई मकान थे। उसका एक जूता मेरे पूरे सीजन के कपड़ों से महंगा था। वो बस अपने परिवार को चिढ़ाने के लिए मेरे साथ रह रही थी। मुझे ये बात कब समझ आई? शायद उसी दिन जब लू जिंगनियन पहली बार आया था। मेरे विचार अचानक टूट गए। जब मैं वापस स्टूडियो पहुंचा, किसी ने मेरे हाथ में मिल्क टी थमा दी। लू जिंगनियन फिर से सेट पर आया है, सबके लिए मिल्क टी लाया है। जल्दी देखो, अमीर और हैंडसम लड़का, साथ में फिल्म क्वीन, कितनी परफेक्ट जोड़ी लग रही है। मैंने दूर देखा। बाई निंगबिंग थोड़ा सिर झुकाकर लू जिंगनियन की बात सुन रही थी। बाकियों की तरह मैं भी उस खूबसूरत दृश्य से नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी अचानक बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत सिर झुका लिया। जब दोबारा ऊपर देखा, वो अब मुझे नहीं देख रही थी। जैसे अभी जो हुआ वो सिर्फ मेरा भ्रम था। निंगनिंग, शूट खत्म होने के बाद मेरे साथ पेरिस चलो फैशन शो देखने। उसकी आवाज बिल्कुल 7 साल पहले जैसी थी। मैं अनजाने में फिर यादों में खो गया। हाई स्कूल में मैं और बाई निंगबिंग हमेशा सिर्फ अच्छे सहपाठी बने रहे। जब तक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म नहीं हुआ, उस गर्मी तक हम कभी साथ नहीं आए थे। रिश्ते में आने के बाद भी बाई निंगबिंग ज्यादा भावुक नहीं थी। न बहुत प्यार जताती, न दूरी बनाती। बस उसके मुंह से कभी कोई नरम बात नहीं निकलती थी, लेकिन वो हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, मुझे इज्जत देती थी। बस एक बात छोड़कर वो मुझे कभी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाती थी। एक बार मैं अचानक उससे मिलने गया था। सोचा था उसे सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे देखकर वो तुरंत चिढ़ गई। आगे से यहाँ मत आना। उस वक्त मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मुझे लगा उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन फिर लू जिंगनियन सामने आया। वो महंगे सूट में था, बाल सलीके से बने हुए, जैसे चमकती रोशनी अचानक मेरी दुनिया में उतर आई हो। निंगनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अभी फेरारी खरीदी है, चलो घुमाने ले चलता हूँ। फेरारी शब्द सुनकर ही मैं सन्न रह गया। लू जिंगनियन ने मेरी तरफ देखा। निंगनिंग, ये कौन है? फिर वो हंस पड़ा। अरे मजाक मत करो। निंगनिंग तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? उसका भविष्य का बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ। हमारे परिवारों ने बचपन से हमारी शादी तय की हुई है। किसने कहा? बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने लू जिंगनियन को बाहर धकेलते हुए कहा, उस शादी के लिए मैंने कभी हाँ नहीं की। उसकी सफाई बहुत कमजोर थी। बाद में उसके माँ बाप मुझसे मिलने आए, तब जाकर मुझे पता चला कि बाई निंगबिंग सिर्फ अमीर नहीं थी। उसका परिवार लगभग आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था। उसके अपने माता पिता से रिश्ते अच्छे नहीं थे। जानबूझकर उसने महंगे स्कूल से ट्रांसफर लेकर साधारण स्कूल में एडमिशन लिया था और जानबूझकर घर नहीं लौटती थी। उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी बेटी हर दिन क्या करती है। उस दिन बातचीत के आखिर में उसके पिता ने मुझसे कहा, फांग शाओयू, शायद तुम्हें नहीं पता, निंगबिंग भले लड़की है, लेकिन बहुत बागी स्वभाव की है। वो तुम्हारे साथ सिर्फ हमें चिढ़ाने के लिए है। वो तुमसे सच में प्यार नहीं करती। पहले भी वो ऐसी हरकतें कर चुकी है। अगर यकीन नहीं तो खुद देख लो वो जिंगनियन के साथ कैसी रहती है। जिस इंसान को वो सच में पसंद करती है वो जिंगनियन है। बस दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए उसे खुद अपनी भावनाओं का एहसास नहीं। फिर उन्होंने आखिरी बात कही, तुम और हम एक दुनिया के लोग नहीं हो। बाद में मुझे समझ आया कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। बाई निंगबिंग चाहे मुंह से लू जिंगनियन को परेशान कहती थी, लेकिन उसके साथ उसका धैर्य बिल्कुल अलग था। एक बार लू जिंगनियन मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं गरीब हूँ। तभी बाई निंगबिंग आ गई। उसने तुरंत चेहरा बदल लिया। निंगनिंग, अभी फांग शाओयू मुझे मारने वाला था। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। फांग शाओयू, मैंने कहा था ना उससे उलझना मत। उसी पल मुझे समझ आ गया, बाई निंगबिंग पत्थर दिल नहीं थी। बस उसके फूल मेरे लिए नहीं खिलते थे। अगस्त के आखिर में मैंने उसके माँ बाप की शर्त मान ली। उनकी मदद से मैं विदेश पढ़ने चला गया। मेरे जैसे इंसान के लिए शायद जिंदगी में विदेश जाने का यही एक मौका था। जिस दिन मैं जा रहा था, मैंने बाई निंगबिंग से कहा, मुझे चॉकलेट खाने का मन है। उसने आदतन अपना वॉलेट निकाला। सबसे महंगी वाली लेना। मैंने सिर हिलाया। तुम्हारे पैसों से नहीं, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन मैं फिर कभी वापस नहीं आया। बाई निंगबिंग के माँ बाप की मांग के अनुसार मैंने एक बेरहम ब्रेकअप लेटर छोड़ दिया, ताकि बाई निंगबिंग
पूरी तरह मुझसे उम्मीद छोड़ दे। हमारा सिर्फ 3 महीने चला पहला प्यार पतझड़ आते आते चुपचाप खत्म हो गया। मैंने अपना नाम बदल लिया, हाई स्कूल के सभी दोस्तों से संपर्क तोड़ दिया। पहले मेरी मौजूदगी बहुत मामूली थी, स्कूल में मुझे अक्सर तंग किया जाता था, लेकिन विदेश जाकर मैंने पढ़ाई के साथ खुद को बदलना शुरू किया। जिम गया, लोगों से बात करना सीखा, नाम बदला, चेहरा बदला। ऊपर से बाई निंगबिंग के माँ बाप ने जानबूझकर मेरी खबर छिपा दी, इसलिए वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाई। उसकी नजरों में मैं शायद मर चुका था, लेकिन उसकी खबरें मैं हमेशा सुनता रहा। मेरे जाने के बाद उसने दोबारा परीक्षा दी, फिर फिल्म यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और डेब्यू किया। उसका करियर तेजी से ऊपर बढ़ा। कैमरे के सामने वो बेहद नरम और शालीन दिखती थी। उसकी मुस्कान लोगों का दिल जीत लेती थी। उस पुराने बाई निंगबिंग की कोई झलक नहीं बची थी। मैंने सोचा शायद लोग सच में बदल जाते हैं। मैं भी तो बदल चुका था। पूरा दिन काम करने के बाद मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन अंदर अजीब उत्साह भी था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, ये फोटो कमाल की है। क्या हुआ? बाई निंगबिंग का नया सीन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मैंने झुककर फोन देखा। एक तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से फैल रही थी। ये वही सीन है जहां हीरोइन अचानक अपने एक्सेस से मिलती है। देखो उसकी आंखें, कमाल है। बाई निंगबिंग ने किरदार को जिंदा कर दिया। फोटो में वो शांत खड़ी सामने देख रही थी। उसका हर हाव भाव बेहद शालीन था, लेकिन उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी, पागलपन जैसी तीव्र भावना। और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, तस्वीर के कोने में धुंधला दिख रहा वो आदमी मैं था। अगले दिन शूटिंग जारी रही, लेकिन हीरो के साथ अचानक दुर्घटना हो गई। उसे अस्पताल जाना पड़ा। आज एक बहुत जरूरी रोमांटिक सीन शूट होना था। कोई देरी बर्दाश्त नहीं थी। डायरेक्टर बहुत परेशान हो गया। आखिर उसने फैसला किया कि पहले बाई निंगबिंग के क्लोजअप शूट किए जाएं। हीरो की जगह किसी अस्थाई डबल को खड़ा कर दिया जाएगा। बाई निंगबिंग खुद डबल चुनना चाहती थी। मैं सबसे पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी नजर सीधे मुझ पर आकर रुकी। उसी को ले लो, मैं व्यस्त हूँ। डायरेक्टर ने बिना सवाल किए हामी भर दी। जल्दी जाकर हीरो के कपड़े पहन लो। मुझे सिर्फ पीछे से दिखना था, फिर भी मेकअप आर्टिस्ट ने पूरा मेकअप कर दिया ताकि कैमरे में फर्क न दिखे। तभी बाई निंगबिंग ने पूछा, बहुत नर्वस हो? मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, बस मेरी बातें सुनना। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, आराम से रहो। अगर शरीर सख्त रहेगा तो कैमरे में अजीब लगेगा। ठीक है, गहरी सांस लो, खुद को शांत करो। धन्यवाद बाई मैडम, थोड़ी देर में कैमरा मेरी तरफ होगा, तुम बस मेरे डायलॉग सुनना। और वो अचानक रुक गई। मैंने सिर उठाया। और क्या? उसने धीरे धीरे कहा। मेरी चॉकलेट कहाँ है? उसकी आंखों में तेज भाव चमक उठा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। शाओयू, 7 साल हो गए, अब तक खरीद ली होगी ना? उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, खत्म। बाई निंगबिंग मुझे बहुत पहले ही पहचान चुकी थी, और संयोग से आज का ये सीन भी वही था जहां हीरोइन कई साल बाद अपने पहले प्यार से मिलती है और उससे अपने दिल की बात कहती है। कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे वो डायलॉग मुझे ही कह रही हो, लेकिन ये कैसे हो सकता था? असल जिंदगी में बाई निंगबिंग ने कभी मुझसे प्यार भरी बातें नहीं की थी। सीन खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने अंगूठा दिखाया। शाओफेंग, तुम्हारे अंदर एक्टिंग टैलेंट है। अभी तुम्हारी आंखों का एक्सप्रेशन बहुत सही था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों असल में खुद की ही एक्टिंग कर रहे थे? उसके बाद के कई सीनों के लिए बाई निंगबिंग ने खास तौर पर मेरा नाम लिया। मेरा सिर दर्द करने लगा। उससे बहुत बड़े बड़े फायदे जुड़े थे। डायरेक्टर तक उसे नाराज नहीं कर सकता था। ऐसे में मुझे उसके साथ लगाने का मतलब क्या था? ये बदला नहीं तो और क्या था? मैं एक साधारण असिस्टेंट से सीधा उसका निजी असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया। दिन के 18 घंटे मुझे उसी के आसपास रहना पड़ता था, लेकिन मैं सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम नहीं कर रहा था। उदाहरण के लिए, एक दिन सेट पर भारी सामान उठाया जा रहा था। मैंने अभी आस्तीन चढ़ाई ही थी कि बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जाकर मेरे लिए मिल्क टी खरीदो। सिर्फ मिल्क टी ही नहीं, उसने ढेर सारे स्नैक्स भी मंगवाए। हालांकि सब कुछ ऑनलाइन मंगाया जा सकता था, फिर भी वो जिद करती कि मैं खुद जाकर लेकर आऊं। लेकिन सच कहूं तो सेठ के बाकी लोग मुझसे जलने लगे थे, क्योंकि मुझे काम के बीच बाहर घूमने का मौका मिल जाता था, ऊपर से खाने पीने की चीजें भी। लेकिन हर बार मैं सामान ला कर देता और बाई निंगबिंग कहती कि अब उसका खाने का मन नहीं है। एक हफ्ते तक उसके साथ काम करते करते अजीब बात हुई। मैं मोटा होने लगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी नोटिस करने लगे। क्या वो जानबूझकर तुम्हें खिलाती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत नरम है। बाई निंगबिंग तो बहुत सख्त इंसान है। इस फिल्म में उसकी कंपनी ने भी पैसे लगाए हैं। पहले वाले असिस्टेंट डायरेक्टरों को वो कई बार डांट चुकी है, लेकिन उसने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे तंग नहीं करती, यही बहुत है। मैंने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन सेट की अफवाहें आखिरकार लू जिंगनियन तक पहुंच गईं। वो जल्दी से शूटिंग लोकेशन पर आ गया। तुम ही निंगनिंग के नए असिस्टेंट हो। मैंने तुरंत सुधार किया। असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर। इतनी कम उम्र में तुमसे काम ठीक से हो जाता है? जवान दिखने का मतलब ये नहीं कि मैं अयोग्य हूँ। लू जिंगनियन कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। शायद आपने गलत पहचाना। मेरा उससे पुरानी बातें करने का कोई इरादा नहीं था। मैं फिर से अपने काम में लग गया। वो ठंडी हंसी हंसा। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा है। सिर्फ इसलिए कि निंगनिंग तुम्हें अहमियत दे रही है, ये मत सोचो कि तुम ऊपर चढ़ जाओगे। अपनी औकात मत भूलो, वरना आखिर में रोते रह जाओगे। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम उसके पुराने बॉयफ्रेंड जैसे लगते हो। उसने ये बात कहकर मेरे चेहरे का भाव देखने की कोशिश की। उसे लगा होगा मैं चौंक जाऊंगा या दुखी हो जाऊंगा, लेकिन मैंने सिर्फ उलझन से पूछा, तो वो तुम्हें इसलिए खास मानती है क्योंकि तुम उसके एक्स जैसे दिखते हो। तुम उसके लिए बस एक बदला हुआ विकल्प हो। वो उस आदमी से नफरत करती है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो।
मैंने हाथ का काम नीचे रखा और मुस्कुराकर कहा, अगर वो उससे नफरत करती है तो फिर उसका विकल्प क्यों ढूंढ रही है? ये बात तो खुद में विरोधाभासी है। लू जिंगनियन कुछ नहीं बोल पाया। उसके जाने के बाद मेरा मन लंबे समय तक शांत नहीं हुआ। तो सच में बाई निंगबिंग मुझसे नफरत करती थी। रात को अचानक उसका मैसेज आया। उसने मुझे दवाई लाने को कहा। हीरोइन को नाराज करना ठीक नहीं था, इसलिए मैं दवाई लेकर उसके कमरे में गया। मुझे लगा वो बस मुझे परेशान कर रही है, लेकिन इस बार वो सच में बीमार थी। उसके माथे पर बड़े बड़े पसीने की बूंदें थीं। क्या हुआ? पेट दर्द? तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ है? शहर गई है, जल्दी वापस नहीं आ पाएगी? मुझे थोड़ा अजीब लगा। पहले तो बाई निंगबिंग को पेट की कोई बीमारी नहीं थी, अचानक ये कैसे हो गया? जिस साल मैंने दोबारा परीक्षा दी थी उस समय ठीक से खाना नहीं खाती थी। क्यों? उसने आधी बंद आंखों से मेरी तरफ देखा। कोई मेरे लिए खाना छोड़कर नहीं रखता था। उसकी बात सुनते ही मुझे पुराना समय याद आ गया, जब वो रात में मेरे बेसमेंट में सोने आती थी तो मैं हमेशा उसके लिए थोड़ा खाना बचा कर रखता था। जब तक मैं होमवर्क खत्म करता वो चुपचाप सब खा चुकी होती। उसे चाहे खाना पसंद ना आए, उसकी जिद कभी नहीं बदली। मैंने कमरे में नजर घुमाई। टेबल पर ढेर सारे गर्म खाने रखे थे। अभी अभी आए हैं, लेकिन पेट दर्द की वजह से खाने का मन नहीं है। हर दिन सेठ का खाना खाते खाते मैं ऊब गई हूँ, तुम खा लो। उसने ऐसे कहा जैसे बात मामूली हो। वैसे भी बचा तो फेंकना पड़ेगा। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक खोली और बैठकर खाना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप खा रहा था। कमरा भी शांत था। मुझे लगा वो सो गई है, लेकिन जब मैंने सिर घुमाया तो देखा वो मुझे देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली उसकी मुस्कान गायब हो गई। फिर वही पुराना चेहरा, जैसे पूरी दुनिया उससे कुछ उधार लिए बैठी हो। कुछ भी नहीं बदला था। हम दोनों लंबे समय तक चुप बैठे रहे। जब मैं जाने लगा तभी उसने अचानक कहा, मेरा और लू जिंगनियन का कभी कोई रिश्ता नहीं था, पहले भी नहीं, अब भी नहीं और आगे भी नहीं होगा। मैंने शिष्टता से सिर हिलाया। लेकिन बाई मैडम, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी ये बात सुनकर उसका चेहरा कई दिनों तक खराब रहा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। वैसे भी फिल्म की शूटिंग जल्द खत्म होने वाली थी, लेकिन शूटिंग खत्म होने से कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हो गया। उस दिन पानी के ऊपर शूटिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग टीम का एक आदमी अचानक बाथरूम चला गया। मैंने अस्थायी रूप से उसकी जगह काम संभाल लिया। मैं जहाज के किनारे खड़ा था, हाथ में मुझसे भी लंबा माइक्रोफोन पकड़े हुए। लहरों की वजह से जहाज हिल रहा था। मेरा संतुलन बिगड़ गया। तभी तेज हवा चली और मैं सीधे पानी में गिर गया। नीचे गहरी झील थी, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। अफरा तफरी के बीच मैंने किसी की चीख सुनी, शाओ यू। अगले ही पल बाई निंगबिंग भी पानी में कूद गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, जैसे इस बार कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हो। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली मैं एक अनजान कमरे में था। बिस्तर के पास हाथ से लिखा नोट रखा था, ये मेरा घर है, शूटिंग लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं। मैंने तुम्हारी छुट्टी ले ली है, कुछ दिन आराम करो। अगर कपड़े बदलने हो तो ड्रेसिंग रूम में नए पुरुषों के कपड़े रखे हैं। लिखावट देखते ही समझ गया, ये बाई निंगबिंग की लिखावट थी। कई अभिनेता शूटिंग लोकेशन के पास घर खरीद लेते हैं, बाई निंगबिंग भी उनमें से एक थी। मैंने पहले गॉसिप में पढ़ा था कि वो ज्यादातर यहीं रहती है। घर बहुत साफ सुथरा था। मैं कपड़े बदलने ड्रेसिंग रूम में गया, लेकिन अंदर जाते ही सबसे पहले मेरी नजर एक काले छाते पर पड़ी। वही पुराना छाता जो मैंने सालों पहले बारिश में उसके सिर पर रखा था। अब वो बहुत पुराना हो चुका था, क्वालिटी भी खराब थी, फिर भी उसे ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल बीच में संभाल कर रखा गया था। मुझे अचानक वो दिन याद आ गया। तेज बारिश हो रही थी। मैंने उसी छाते से उसे बारिश से बचाया था। वो लगातार मुझे भगा रही थी, लेकिन न जाने मुझमें कहां से हिम्मत आई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसकी चोटें देखने की कोशिश की। वो गाली देना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, तुम रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ, अभी आया। मैंने छाता उसके हाथ में पकड़ा दिया। 10 मिनट बाद मैं वापस आया। दवाई के साथ खाना भी खरीद लाया था। बारिश ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया था। मैं चलता फिरता पानी का पुतला लग रहा था। वो चुपचाप मुझे देखती रही। उस दिन के बाद बाई निंगबिंग ने मुझसे कभी बुरी तरह बात नहीं की। बाद में मुझे पता चला उस दिन वो बहुत हैरान थी। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई इंसान अभी आया कहकर सच में वापस लौटा था, और वो पहला इंसान मैं था। मैं यादों से बाहर आया और धीरे धीरे कपड़े बदलने लगा, लेकिन मैंने अभी शर्ट भी नहीं पहनी थी कि अचानक ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुल गया। मैं और बाई निंगबिंग आमने सामने खड़े रह गए। कुछ सेकंड तक अजीब सी चुप्पी रही, फिर वो तुरंत पीछे हट गई। तुम बदल लो। कपड़े पहनने के बाद मैं बाहर आया। वो मुझे घूर रही थी। तुम इतनी चुपचाप क्यों थे? मुझे लगा तुम फिर चले गए। इतना मत डांटो। मेरी बात सुनकर वो अचानक रुक गई। उसकी आंखों का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। पहले भी ये तरीका हमेशा काम करता था। जब भी बाई निंगबिंग गुस्सा होती मैं धीरे से कहता, इतना मत डांटो, और उसका गुस्सा कम हो जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 साल बाद भी ये असर करेगा। मैंने अभी तक तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तुम ही बताओ, ड्रेसिंग रूम में आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मुझे क्या पता था तुम अंदर हो। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वैसे भी मैंने कुछ देखा नहीं। अगर तुम्हें बुरा लगा तो माफी मांग लेती हूँ, सॉरी। मुझे पहले से पता था बाई निंगबिंग बाहर से कितनी भी सख्त क्यों ना लगे, कुछ बातों में वो बेहद मासूम थी। कोई बात नहीं, मैं बिना सोचे बोल गया। ऐसा भी नहीं कि पहले कभी नहीं देखा। बोलते ही मुझे एहसास हुआ कि ये बात गलत थी। वो तुरंत होंठ भींचकर खड़ी रह गई। चेहरे से लेकर गर्दन तक लाल हो गई। मैंने जल्दी से बात बदल दी। आज तुम्हारी शूटिंग नहीं है, खत्म हो गई। मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाने जा रही हूँ, दवाई खा लेना। पानी में गिरने की वजह से मुझे हल्का
हल्का बुखार हो गया था। कुछ देर बाद वो दलिया लेकर आई। उसने एप्रन पहना हुआ था। मैं उसे कुछ सेकंड तक देखता रह गया। तुम एप्रन में काफी नरम लग रही हो। क्या कहा? मैंने कहा धन्यवाद। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन आवाज अब भी थोड़ी सख्त थी। पूरा खाना खत्म करना, बर्बाद मत करना। और कुछ खाना है? अगर चाहो तो मैं बना सकती हूँ, तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। कल सुबह मेरी शूटिंग नहीं है। आज रात मैं सेट पर वापस नहीं जाऊंगी, मेरे पास समय है। फिर उसने आगे कहा, और आज रात तुम यहीं सोओगे? मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। गेस्ट रूम में अतिरिक्त बिस्तर नहीं है। बीमार हो, ठीक से आराम करो, खुद को और मत थकाओ। उसने फर्श की तरफ इशारा किया। पुराने दिनों की तरह मैं नीचे सो जाऊंगी। आधी रात को मेरा बुखार फिर बढ़ गया। बाई निंगबिंग लगभग पूरी रात नहीं सोई। वो बार बार मेरे माथे पर गीला तौलिया बदलती रही। बुखार में इंसान अक्सर भ्रम देखने लगता है। धुंधली हालत में मुझे लगा जैसे मैं फिर उसी छोटे बेसमेंट में लौट आया हूँ। बाई निंगबिंग जमीन पर सो रही थी, हमेशा की तरह मुझसे काफी दूर। हमारे बीच एक पुरानी मेज रखी थी। मैं उसकी तरफ देखता तो बस उसकी दुबली पीठ दिखाई देती। एक बार बाई निंगबिंग बीमार पड़ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आधी रात को मुझे कुछ अजीब लगा। जब उठकर देखा, उसका माथा तेज बुखार से तप रहा था। मैं जल्दी से दवाई ढूंढ कर लाया, फिर बार बार उसका चेहरा साफ करता रहा। तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत देर तक नहीं छोड़ा, जैसे डर रही हो कि मैं कहीं चला ना जाऊं। वो तब तक मेरा हाथ पकड़े रही जब तक सो नहीं गई। ग्रेजुएशन से पहले वो हमारे बीच की सबसे करीब वाली रात थी। बाकी समय तो हम अजनबियों जैसे ही रहते थे। स्कूल में भी बस एक दूसरे के पास से निकल जाते। पूरी रात मैं उनींदी हालत में पड़ा रहा। अगली सुबह जब आंख खुली, बाई निंगबिंग घर पर नहीं थी। उसे अचानक अतिरिक्त शूटिंग के लिए बुला लिया गया था, लेकिन टेबल पर पहले से बना हुआ खाना रखा था और बीच में सबसे महंगी चॉकलेट का पैकेट। मैंने आधी चॉकलेट ही खाई थी कि किसी ने दरवाजा खोला। मुझे लगा बाई निंगबिंग लौट आई है, लेकिन अंदर एक अनजान औरत आई। मैं उसे पहचानता था। वो बाई निंगबिंग की मैनेजर थी और उसकी करीबी दोस्त भी। वो मुझे देखते ही जम गई। मैं जल्दी जल्दी समझाने लगा, मैं सिर्फ फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। उसने अचानक पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने आदतन जवाब दिया, आप मुझे फांग शाओयू कह सकती हैं। वो लगभग उछल पड़ी। फांग शाओयू? तुम वही फांग शाओयू हो? उसने अविश्वास से मुझे देखा। तो तुम ही शाओयू हो? क्या हुआ? मेरे चेहरे पर उलझन देखकर वो धीरे से बोली, बाई निंगबिंग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती रही। जब वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाई तो उसने खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लिया। ना ठीक से खाती थी, ना सोती थी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब अच्छा है, आखिरकार उसने तुम्हें ढूंढ लिया। 7 साल बाद अब शायद वो खुद को और तकलीफ नहीं देगी। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, हम सिर्फ 3 महीने साथ थे, इतना भी क्या याद रखना? कैसे नहीं? मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता भी है कि बाई निंगबिंग ने अभिनेत्री बनने का फैसला भी तुम्हारी वजह से किया था? मैं पूरी तरह रुक गया। उसने आगे कहा, उसके माँ बाप की वजह से वो बचपन से इस इंडस्ट्री से नफरत करती थी। घर वाले चाहते थे कि वो स्टार बने, लेकिन वो हमेशा मना कर देती थी। फिर तुम्हारे जाने के बाद अचानक उसने कहा कि वो अभिनेत्री बनेगी क्योंकि तुम्हें फिल्में पसंद थी। मेरी सांस अटक गई। उसने कहा था, अगर मैं सबसे चमकदार जगह पर खड़ी रहूंगी तो शायद वो मुझे देख पाएगा। मैं पूरी तरह चुप हो गया। मुझे सच में वो रात याद थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अंधेरे में उससे बात की थी। बाई निंगबिंग सो गई? नहीं, आज मैंने एक फिल्म देखी, बहुत अच्छी थी। मुझे दिलचस्पी नहीं। मैं भी भविष्य में फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें बहुत पैसे लगते होंगे। दुर्भाग्य से मेरे पास पैसे नहीं है। तब उसने बेपरवाही से कहा था, फिल्म बनाने में इतना भी पैसा नहीं लगता। मुझे लगा था उसे कुछ नहीं पता, बस हवा में बातें कर रही है, इसीलिए मैंने बात वहीं खत्म कर दी थी। लेकिन उसे सब याद था। मैनेजर ने गहरी सांस ली। सिर्फ 3 महीने और उसने तुम्हें पूरी जिंदगी याद रखा। दोपहर में बाई निंगबिंग वापस आई। जैसे ही उसने मैनेजर को देखा, पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शूटिंग खत्म होने वाली है, इसलिए सफाई करवाने आई थी। जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। फिर उसने कहा, और मैं कुछ समय तक काम नहीं करूंगी। कोई नया शेड्यूल मत बनाना। मैनेजर ने मजाक में कहा, वाह, प्यार मिलते ही दोस्त भूल गई। याद है पहले जब तुम उसे नहीं ढूंढ पाती थी तो मेरे सामने रोती रहती थी। चुप रहो। बाई निंगबिंग ने तुरंत उसे टोका, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सब मत बोलो। मैंने तुरंत सुधार किया, पूर्व बॉयफ्रेंड। बाई निंगबिंग ने बिना झिझक जवाब दिया, तुमने खुद मुझसे ब्रेकअप नहीं कहा था, इसीलिए वो ब्रेकअप माना ही नहीं जाएगा। मैंने चिट्ठी छोड़ी थी, सिर्फ एक चिट्ठी। मैंने पढ़कर फेंक दी। कौन जाने वो सच में तुमने लिखी थी या नहीं? मैनेजर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें वो चिट्ठी पढ़कर गुस्सा नहीं आया? उसने तो लिखा था कि वो तुम्हारे परिवार की खबरें निकालना चाहता था। बाई निंगबिंग बिल्कुल शांत रही। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, और अगर उसने सच में कुछ किया होता तो मुझे खुद खबरों में दिख जाता। मैं पूरी तरह चुप हो गया। बाई निंगबिंग उठकर फल धोने चली गई। मैंने धीमे से कहा, ब्रेकअप के लिए सिर्फ एक इंसान का फैसला काफी होता है। तुम मानो या ना मानो, हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। बाई निंगबिंग अचानक रुक गई, फिर मुड़कर मेरी तरफ देखा, तो फिर मैं तुम्हें दोबारा पटाऊंगी, इससे कुछ नहीं बदलेगा। बाई निंगबिंग, उसने मेरी तरफ देखा, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे अपनी असली पहचान छुपाई, या इसलिए कि मैं लू जिंगनियन वाली बात समय पर साफ नहीं कर पाई? मैं कुछ देर चुप रहा। दोनों वजह हैं, और दोनों नहीं भी। बाई निंगबिंग, हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, जबरदस्ती मत करो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद मैंने उसकी आंखों में लालपन देखा। वो लगभग जिद्दी बच्चे की तरह बोली, लेकिन मुझे जबरदस्ती करनी है। मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने पुराने घर लौट गया। मौसी का पुराना मकान तोड़ा जाने वाला था। उन्होंने मुझे पुराने सामान हटाने के लिए बुलाया था। हालांकि वो हमेशा अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा महत्व देती थीं, लेकिन आखिर उन्होंने मुझे पाला था। मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकता था। रास्ते में मैं अपने पुराने हाई स्कूल के सामने रुक गया। कुछ साल पहले स्कूल का नवीनीकरण हुआ था। अब सब कुछ बदल चुका था। मैं गेट के बाहर खड़ा होकर कुछ देर देखने लगा। तभी किसी ने अचानक आवाज दी, अरे तुम वही हो ना, मुझे याद है। मैंने मुड़कर देखा। सफाई वाले कमरे से एक औरत
साथ बाहर आई। वो लगभग मेरी उम्र की लग रही थी। तुम इसी स्कूल के थे ना, और बाई निंगबिंग की क्लास में भी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन आप? मैं पहले बाई निंगबिंग से लड़ चुकी हूँ। फिर वो अचानक बोली, वैसे आज तुम अकेले क्यों हो? बाई निंगबिंग तुम्हारे पीछे नहीं है? मैं चौंक गया। मेरे पीछे? हाँ, हर रात स्कूल खत्म होने के बाद वो तुम्हारे पीछे पीछे चलती थी। तुम्हें पता नहीं था? मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वो औरत बोलती रही। जिस दिन मेरा उससे झगड़ा हुआ था, बीच में उसने अचानक कहा कि उसे स्कूल वापस जाना है। मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं उसके उसके पीछे चली गई। फिर मैंने देखा वो स्कूल के बाहर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब तुम निकले वो चुपचाप तुम्हारे पीछे चलने लगी। जब तक तुम घर नहीं पहुंच गए वो वापस नहीं गई। मेरी सांसें धीमी पड़ गईं। वो औरत मुस्कुराई। बाद में मुझे पता चला कि वो डरती थी कहीं उसके दुश्मन तुम्हें नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए वो हर रात तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पीछे चलती थी। उसने दूर एक पुराने पेड़ की तरफ इशारा किया। वो हमेशा वहां खड़ी तुम्हारा इंतजार करती थी। 17 साल की बाई निंगबिंग हमेशा काले कपड़े पहनती थी। रात में वो अंधेरे में घुल जाती थी। हवा चली और मुझे सच में लगा जैसे वो अब भी वहीं खड़ी हो। तभी मौसी का फोन आ गया। मैं जल्दी से घर पहुंचा। उस वक्त बेसमेंट का सामान निकाला जा रहा था। मेरा पुराना बिस्तर, मेरी पढ़ाई वाली मेज, सब बाहर रखा जा चुका था। तभी मौसी ने मुझे आवाज दी, शाओयू जल्दी आओ, मुझे कुछ मिला है। उन्होंने बेसमेंट के कोने की तरफ इशारा किया। यहाँ तुम्हारा नाम खुदा हुआ है। क्या वो लड़की किया करती थी, वही अभिनेत्री वाली? मैं तुरंत जम गया। आपको कैसे पता? अरे वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी। कब? मौसी ने कुछ देर सोचा। याद है, एक बार मुझे यहाँ कुछ मिला था और मैंने तुम्हें बहुत डांटा था। तुम कितना जिद्दी बन रहे थे, बार बार कह रहे थे कि वो तुमने खुद लिखा है, लेकिन मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो पुरानी बात याद करके हल्का मुस्कुराई। जिस दिन मैंने तुम्हें डांटा था वो लड़की खिड़की के बाहर खड़ी सब देख रही थी। मैं धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ने लगा। मौसी ने आगे कहा, बाद में वो अकेले मेरे पास आई। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली कि तुम्हें मत डांटिए। मेरी सांस अटक गई। मुझे डर था वो तुम्हें बिगाड़ देगी, इसलिए मैंने उसे दोबारा यहाँ आने से मना कर दिया। तो यही वजह थी। दूसरे साल के आखिर में बाई निंगबिंग अचानक बेसमेंट आना बंद कर चुकी थी। उसने कहा था कि उसे रहने की जगह मिल गई है, लेकिन असल में वो सिर्फ मुझे परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। फर्श पर पड़े घिसे हुए निशानों को देखते हुए मुझे एहसास हुआ उसने भी कई रातें जाग कर बिताई थीं। बाई निंगबिंग कभी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल में शायद मेरा नाम हजारों बार पुकारती थी। घर टूटने से एक दिन पहले मैं एक बार फिर स्कूल से मौसी के घर तक पैदल चला। पुरानी सड़क अब घने पेड़ों से ढकी हुई थी। मैं धीरे धीरे रास्ते के आखिर तक पहुंचा, जहां बेसमेंट की छोटी सी खिड़की दिखाई देती थी। तभी जैसे किसी एहसास से मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के दूसरी तरफ बाई निंगबिंग खड़ी थी। उसने मास्क पहन रखा था। 20 मिनट बाद हम दोनों उसी पुराने रेस्टोरेंट में बैठे थे जहां कभी जाया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने उसके किसी कॉल का जवाब नहीं दिया था, फिर भी उसने मुझे ढूंढ लिया। रेस्टोरेंट के बगल में वही पुराना बिलियर्ड हॉल था। लोग अंदर जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर आखिरकार वो सवाल पूछ दिया जो सालों से मेरे अंदर था। बाई निंगबिंग, उस गर्मी में जब मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था, तुमने मुझे देखकर बहुत चिढ़कर बात की थी। तुम जानती हो उस दिन मुझे कितना दुख हुआ था। बाई निंगबिंग कुछ पल के लिए हैरान रह गई। मैं चिढ़ी नहीं थी, उसने जल्दी से समझाया। मैं बस डर गई थी और घबरा गई थी। वो बिलियर्ड हॉल अच्छी जगह नहीं थी, और उस दिन जिन लोगों से मैं मिलने आई थी वो भी अच्छे लोग नहीं थे। कुछ लड़कियां वो हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करती थीं। जब तुम अचानक वहां आ गए, मैं सच में डर गई थी। मुझे डर था कि वो लोग तुम्हें निशाना बना लेंगे। वो माथा सिकोड़कर पुरानी बात याद करने लगी। माफ करना, मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए तुम गलत समझ बैठे। उसी समय हमारा नंबर आ गया। मैंने उससे कहा कि वो जाते हुए पानी की बोतल भी ले आए, लेकिन जैसे ही वो गई कुछ औरतों ने मुझे घेर लिया। हैंडसम, नंबर दोगे? अभी जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? खाना खाने भी मास्क पहनकर आई है, बीमार है क्या? मैंने ठंडी नजरों से कहा, दूर हटो। उनमें से एक औरत हंसी। अरे वाह, गुस्सा भी दिखाता है, जानता भी है हम कौन है। वो हाथ बढ़ाकर मुझे छूने ही वाली थी कि अगले ही पल दर्द से चीख उठी। मैंने उसका हाथ कसकर मोड़ दिया था। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। उसी समय बाई निंगबिंग वापस आ गई। उसने पूरा दृश्य देखा और तुरंत आगे बढ़ी। तुम नहीं मारते, लेकिन मैं मारती हूँ। उस पल उसने पूरी तरह अपना नकली सभ्य रूप छोड़ दिया। उसके शरीर से वही पुरानी खतरनाक आभा निकल रही थी। मैं उसे देखता रह गया। हाँ, मेरी पुरानी बाई निंगबिंग वापस आ गई थी। मुझे बिल्कुल शक नहीं था कि वो अकेले उन चारों को हरा सकती थी, लेकिन अब उसकी पहचान अलग थी। वो मशहूर अभिनेत्री थी, वो लड़ाई नहीं कर सकती थी, लेकिन बाई निंगबिंग बहुत जिद्दी थी। वो उन चारों को घूरती रही, जैसे किसी भी कीमत पर हिसाब बराबर करना चाहती हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वापस आओ बाई निंगबिंग, इतना मत डांटो। वो अचानक रुक गई, जैसे उसके ऊपर से सारा गुस्सा पानी की तरह बह गया हो। उसकी आंखों की धार नरम पड़ गई। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, छोड़ देती हूँ। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। बाई निंगबिंग, चलो भागते हैं। उसने तुरंत मेरा हाथ पलटकर पकड़ लिया और फिर हम दोनों दौड़ पड़े। भीड़ के बीच से, सड़कों के पार, हम बस भागते रहे, बिना रुके, बिना थके। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं, धक धक धक। आखिरी बार मैंने ऐसा दिल उसी इंसान की वजह से महसूस किया था, वही लड़की जिसने मेरी जवानी की धड़कनों को जन्म दिया था। और इस पल वो फिर उसी जिद्दी किशोरी जैसी लग रही थी। हम दौड़ते दौड़ते मौसी के पुराने घर पहुंच गए, फिर सीधे खाली पड़े बेसमेंट में घुस गए। अब वहां कुछ नहीं था, बस चांदनी अंदर आ रही थी। शाओयू, हम दोनों एक साथ बोल पड़े। फिर तय हुआ कि पहले मैं बोलूंगा। क्या तुम पहले हर रात मुझे घर तक छोड़ने आती थीं? हाँ, क्यों? वो हल्का मुस्कुराई।
मेरा स्वभाव पहले खराब था, मैंने बहुत लोगों को नाराज़ किया हुआ था। तुम्हें अकेले घर जाते देख मुझे डर लगता था। फिर मुझे कभी बताया क्यों नहीं? बताकर क्या करती? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कॉलेज जाना था, अच्छे से पढ़ना था, बाकी सब मैं संभाल लेती। मैंने ज़मीन पर खुदे नामों की तरफ इशारा किया। और ये? बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। इसका मतलब है मैं तुम्हें पसंद करती थी। मैं कुछ देर चुप रहा। लेकिन 18 साल की उम्र में तुमने कभी कहा नहीं। बाई निंगबिंग ने आंखें झुका लीं। क्योंकि मुझे कहना नहीं आता था। बाई निंगबिंग का बचपन बहुत अजीब था। उसके माँ बाप थे, लेकिन जैसे थे ही नहीं। वो हमेशा ठंडे और दूर रिश्तों के बीच बड़ी हुई। किसी ने उसे कभी नहीं सिखाया कि किसी से प्यार कैसे करते हैं, ना ही ये कि अपने प्यार को जताया कैसे जाता है। बाई निंगबिंग को लगता था कि हर बार मेरे बुलाने पर आ जाना, मुझ पर पैसे खर्च करना, यही प्यार जताना होता है। जब मैंने उससे पहले इजहार किया था, असल में वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन क्योंकि वो प्यार पाने और करीबियों की आदी नहीं थी, इसलिए हमेशा बहुत संगोची और ठंडी लगती रही। उसने कई बार आईने के सामने खड़े होकर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बोलने की प्रैक्टिस की थी, लेकिन हर बार उसे बहुत अजीब लगता। वो बोल ही नहीं पाती थी। आखिर में उसने फैसला किया कि वो लिखेगी। दूसरी लड़कियों की तरह उसने 1000 कागज़ के सारस बनाए। हर एक के अंदर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो मेरे जन्मदिन पर मुझे देने वाली थी, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। बाद में जब उसने अभिनय शुरू किया, दूसरे लोगों की जिंदगी जीते जीते, आखिरकार उसने सीख लिया कि प्यार को शब्दों में कैसे कहा जाता है। लेकिन तब तक वो इंसान जिससे वो सब कहना चाहती थी, उसकी जिंदगी से जा चुका था। कुछ देर चुप्पी रही। फिर मैंने धीरे से पूछा, और लू जिंगनियन? बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करती थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। मैं चौंक गया। क्या? वो धीरे धीरे बोली, जब मैं छोटी थी मेरे माँ बाप मेरी परवाह नहीं करते थे, सिर्फ वही मेरे साथ खेलने आता था। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। सबसे पहले उसी ने नोटिस किया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब जाकर बड़ों को पता चला कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मेरा दिमाग खराब हो सकता था। वो खुद पर हल्का सा हंसी। उस दिन के बाद मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे अपने बड़े भाई की तरह मानूंगी। इन सालों में मैंने सच में उसे भाई की तरह ही माना। लेकिन उस गर्मी में एक और बात हुई थी। लू जिंगनियन ने मुझे धमकाया था। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसने कहा, अगर मैं उसे अपने साथ नहीं रखूंगी तो वो मेरे माँ बाप से तुम्हारी शिकायत करेगा। वो मेरे माता पिता पर बहुत असर रखता था। अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल देता तो शायद वो लोग गुस्से में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते। मुझे अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं था। अगर उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया तो शायद तुम्हारा कॉलेज जाना भी मुश्किल हो जाता। मैं आखिरकार सब समझ गया। इसलिए तुमने मुझे उससे दूर रहने को कहा था? हाँ, बाई निंगबिंग ने तुरंत जवाब दिया। जिस दिन उसने कहा कि तुमने उसे फंसाया, मैंने उसका एक शब्द भी नहीं माना था। मैं बस चाहती थी कि तुम उससे बिल्कुल दूर रहो, यहाँ तक कि उससे बात भी मत करो, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। वो धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गलत समझ लोगे। मैं लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। फिर अचानक एहसास हुआ, वो प्यार करना नहीं जानती थी। लेकिन क्या मैं जानता था? नहीं। अपने असली माँ बाप द्वारा बार बार छोड़े जाने के बाद मैंने सवाल पूछने की हिम्मत ही खो दी थी। मेरी दुनिया में सिर्फ एक ही सच था, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से काम करो, तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तभी तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए बाई निंगबिंग के सामने मैं दुख से मर जाना पसंद करता था, लेकिन उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था, ना ही कभी गुस्सा दिखाता था। हम दोनों की सबसे बड़ी समस्या यही थी। चांदनी बेसमेंट में फैल रही थी। फिर मैंने उससे एक और बात कही, विदेश जाने के पैसे तुम्हारे माँ बाप ने दिए थे। बाई निंगबिंग ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पहले से अंदाज़ा था। मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा, असल में मैं मना भी कर सकता था, लेकिन शायद वो मेरी जिंदगी का इकलौता मौका था विदेश में पढ़ने का। उस दिन मैंने खुद को चुना। बाई निंगबिंग मुझे देखती रही, फिर बहुत नरम आवाज़ में बोली, मैं समझती हूँ। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। शाओयू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं चाहती हूँ कि आगे से थोड़ा स्वार्थी बनो, खुद को हमेशा दूसरों के लिए मत चोट पहुंचाओ। मैंने धीरे से कहा, अब मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगा, ठीक है? वो मुस्कुराई, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं हंस पड़ा। तुम एक मशहूर अभिनेत्री हो, तुम्हारा भविष्य इतना बड़ा है, मेरे पीछे क्यों आओगी? बाई निंगबिंग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अभिनेत्री बनने की वजह भी तो तुम ही थे। मैं कुछ पल चुप रहा, लेकिन हम सिर्फ 3 महीने साथ थे। उसने बिना झिझक जवाब दिया, लेकिन मेरा प्यार 3 महीने से कहीं ज्यादा लंबा था। सारी गलतफहमियां दूर होने के बाद बाई निंगबिंग ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। अगले ही दिन उसने सोशल मीडिया पर हमारा रिश्ता
रिश्ता सार्वजनिक कर दिया। पूरा इंटरनेट हिल गया। 3 महीने का प्यार, पूरी जिंदगी का इंतजार। ये लाइन सीधा ट्रेंडिंग पर चढ़ गई। सोशल मीडिया लगभग ठप पड़ गया था। मैं थोड़ा परेशान था। मुझे डर था कि उसके माँ बाप फिर से बीच में आएंगे, लेकिन मेरी चिंता बेकार निकली। अब बाई निंगबिंग 25 साल की थी। वो अपने फैसले खुद ले सकती थी। उसके स्वभाव को देखते हुए अब कोई उसे रोक भी नहीं सकता था। शायद 7 साल पहले भी उसके माँ बाप उसे नहीं रोक पाए थे, तभी तो उन्होंने मुझे निशाना बनाया था। असल में उस समय मैं अपने ही डर और असुरक्षा से हार गया था। हमारे रिश्ते के सार्वजनिक होने के बाद एक और इंसान ट्रेंड में आ गया, लू जिंगनियन। उसी दिन वो गुस्से में मेरे पास आया। अब समझ आया तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे थे। तुम ही फांग शाओयू हो। मैंने शांत होकर कहा। हाँ तो? वो गुस्से से बोला, तुरंत बिंग बिंग से अलग हो जाओ। जिसकी उससे शादी तय थी वो मैं हूँ। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई। मेरी शादी कब तय हुई थी? हम दोनों ने मुड़कर देखा। बाई निंगबिंग हमारे पीछे खड़ी थी, लेकिन लू जिंगनियन अभी भी नहीं रुका। ऑनलाइन सब लोग तुम्हें गोल्ड डिगर कह रहे हैं कि तुम हमारे रिश्ते के बीच आए हो। अगर अपनी नौकरी बचानी है तो तुरंत उससे अलग हो जाओ। बाई निंगबिंग की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। मेरे और तुम्हारे बीच कौन सा रिश्ता था जो मुझे पता नहीं? लू जिंगनियन घबरा गया। बिंग बिंग तुम फिर इस गरीब लड़के के बहकावे में आ गई हो। धड़ाम। बाई निंगबिंग ने मेज पर जोर से हाथ मारा। उसकी आवाज में साफ खतरा था। ठीक से बात करो। लू जिंगनियन पहली बार थोड़ा डर गया। तुमने कहा था कि मुझे भाई मानती हो, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? बाई निंगबिंग ने बिना झिझक जवाब दिया। मैंने तुम्हारे साथ जितनी दोस्ती निभानी थी निभा ली, लेकिन अगर तुम भाई से ज्यादा कुछ बनने की कोशिश करोगे तो दोस्त भी नहीं रह पाओगे। लू जिंगनियन का चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। बाई निंगबिंग तुम सच में इसके प्यार में पागल हो गई हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब देखते हैं ये सॉफ्ट राइस खाने वाला अपनी इज्जत कैसे बचाता है। बाई निंगबिंग बिल्कुल शांत रही। सबसे पहले हमारी शादी की बात का कोई कानूनी सबूत नहीं है। वो सिर्फ बड़ों का मजाक था और मैं इसे पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से नकार चुकी हूँ। उसने हल्का सा आंखें सिकोड़ते हुए कहा। दूसरी बात, अगर तुमने सच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर मुझे भी तुम पर रहम नहीं आएगा। लू जिंगनियन दांत भींचकर बोला, लेकिन ये गरीब लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। बाई निंगबिंग अचानक उसे दया भरी नजरों से देखने लगी। तुम हर बात में सिर्फ पैसा देखते हो। लू जिंगनियन क्या तुमने कभी सच में किसी से प्यार किया भी है? बिल्कुल किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं। बाई निंगबिंग ने उसकी बात काट दी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मेरा सरनेम बाई ना होता, अगर मेरे माँ बाप मशहूर अभिनेता ना होते, अगर मैं सच में सड़क पर बैठी एक बिगड़ी हुई लड़की होती, तो क्या तुम मुझे तब भी पसंद करते? लू जिंगनियन पूरी तरह चुप हो गया। शायद उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। बाई निंगबिंग ने आगे कहा, अगर बारिश वाले दिन तुम मुझे सड़क किनारे बैठे देखते तो क्या मेरे लिए छाता पकड़ते? नहीं। उसकी आवाज बेहद शांत थी। तुम शायद मुझे समाज की गंदी लड़की समझकर चले जाते। तुम्हें मेरा दर्जा पसंद है, मैं नहीं। तुम तो ये भी स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं पहले एक बदनाम लड़की थी। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों साथ बाहर निकल गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, लू जिंगनियन अब भी वहीं खड़ा था, जैसे पहली बार खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन एक हफ्ते बाद खबर आई कि लू जिंगनियन ने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। बाई निंगबिंग ने उसे पूरी तरह रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन आने वाली मुसीबत के लिए पहले से तैयारी कर ली थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकली। कैमरों के सामने लू जिंगनियन बेहद सजे धजे अंदाज में बैठा था, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने माइक उठाया और कहा, आज मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। मेरे और बाई निंगबिंग के बीच किसी तरह की सगाई नहीं है। पूरा हॉल अचानक शोर से भर गया। सभी लोग किसी बड़े स्कैंडल की उम्मीद लेकर आए थे, जैसे अभिनेत्री का अफेयर या धोखा। लेकिन लू जिंगनियन शांत स्वर में बोलता रहा, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हमारे परिवारों के बीच बिजनेस संबंध हैं। बाई निंगबिंग हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह मानती थी और मैंने भी उसे सिर्फ छोटी बहन समझा। जहां तक सगाई की बात है, वो सिर्फ अफवाह थी। हम दोनों के परिवारों ने कभी मजाक में बात की थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कभी बाई निंगबिंग से प्यार नहीं किया और ना ही उसने मुझसे। उम्मीद है कि लोग अब झूठी बातें फैलाना बंद करेंगे। कुछ पल रुकने के बाद उसने मेरा नाम लिया और फांग शाओयू। उसने गहरी सांस ली। वो बाई निंगबिंग का पहला प्यार है। पहले मैं उसे उसके हालात देखकर कम समझता था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इंटरनेट पर माहौल तुरंत बदल गया। लोगों ने लू जिंगनियन के पुराने इंटरव्यू और घमंडी बयान निकालने शुरू कर दिए। ऑनलाइन बहस छिड़ गई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बाई निंगबिंग की सारी पीआर तैयारी इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ी। मैं हैरानी से बोला, ये अचानक इतना बदल कैसे गया? बाई निंगबिंग मुस्कुराई। अगर वो नहीं बदलता तो आगे दोनों परिवारों का बिजनेस भी खत्म हो जाता। अब बाई निंगबिंग अपने घर में सबसे ज्यादा ताकत रखने वाली इंसान बन चुकी थी। कंपनी का असली नियंत्रण भी उसके हाथ में था। लू जिंगनियन आखिरकार झुक गया। 6 महीने बाद उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। वो पहले की तरह काम नहीं कर पाए। उसकी माँ ने भी ज्यादातर काम छोड़ दिए और घर पर रहने लगी। इसके उलट बाई निंगबिंग का करियर लगातार ऊपर जा रहा था। अब घर वाले उसके किसी फैसले में दखल नहीं दे सकते थे और बाई निंगबिंग भी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस चीज की उसे पहले सबसे ज्यादा कमी थी, अब वो उसी चीज को मुझे भर भर कर देना चाहती थी। उसके सोशल मीडिया का आधा हिस्सा अब मेरे बारे में होता था।
था। इंटरव्यू में भी वो बार बार मेरा जिक्र करती। एक शो में उसने कहा, मैं पहले बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला, उसने मुझे जिंदगी की पहली रोशनी दिखाई, लेकिन उसके अंदर एक आदत अब भी रह गई थी। अगर वो कुछ देर मुझे नहीं देखती तो बेचैन हो जाती। उसे हमेशा डर रहता कि मैं फिर कहीं चला ना जाऊं। कभी कभी आधी रात को वो अचानक मुझे कसकर पकड़ लेती, बार बार, और मेरा नाम पुकारती, शाओयू। दुनिया की नजरों में वो ठंडी और खूबसूरत अभिनेत्री थी, लेकिन मेरे सामने वो बेहद चिपकू और प्यारी हो जाती। वो बार बार मेरा नाम पुकारती रहती, और हर बार मुझे बेसमेंट में खुदे हुए वो नाम याद आ जाते। 27 साल की उम्र में मैं और बाई निंगबिंग एक बार फिर अपने पुराने स्कूल लौटे। जवानी मौसमों की तरह होती है, हर साल नए लोग आते हैं, नई धड़कनें जन्म लेती हैं। पुरानी क्लासरूम के बाहर वही बड़ा पेड़ अब भी खड़ा था। हम दोनों उसके नीचे खड़े होकर बच्चों की पढ़ाई की आवाजें सुन रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, बाई निंगबिंग, अगर मैं उन 7 सालों में वापस ना आता तो? उसने बिना सोचे जवाब दिया, तुम वापस आते? मैं हंस पड़ा। इतना भरोसा? बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। उस दिन बारिश में तुम वापस आए थे, इसलिए मुझे हमेशा लगा इस बार भी तुम लौटोगे। मैं उसकी जिंदगी में पहला इंसान था जो गया भी और वापस भी आया, और आज भी वही था। हम दोनों क्लासरूम की खिड़की के नीचे खड़े थे। तभी बाई निंगबिंग अचानक पंजों के बल उछली, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरे लेक्चर में आपका स्वागत है।